आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी आने वाले हैं अमेरिका में और अब वापस भारत आने वाले हैं, तो उन्होंने क्या बोला हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की बात करेंगे। इसको आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं, ठीक है। और समर 25 कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिक्स पोलराइजेशन है लेकिन नेशन फर्स्ट है, 15 चीज़ों पे यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने बात की, अच्छी बात की, इन्होंने बढ़िया पिच किया। इंडिया की मतलब जो खूबियाँ हैं वो बताई, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी इनडायरेक्ट यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। तो हम एक एक चीज़ की बात करेंगे और किस में कितनी प्रोग्रेस हो रही है इसी बहाने ये भी जान लेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन की बात की, ठीक है। यहाँ पे बताया कि देखो, एज अ फेलो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल क्लास है, डिफरेंस होते हैं, आइडियोलॉजीज में डिफरेंट होते हैं और उस पर डिबेट्स भी होनी चाहिए, लेकिन नेशन सबसे ज़रूरी है, देश सबसे ज़रूरी है। जो देश की बातें हैं वो देश में ही डिस्कस हो। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सब आए हैं और दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका और भारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। याद रखिएगा कि आइडियाज़ को कंटेस्ट करना है, लेकिन घर में। तो राहुल गांधी ने जो बाहर बोला, कहीं ना कहीं ये उसका रेफरेंस है, ठीक है, मतलब जो भी है वो घर में ही हो। बट मुझे लगता है कि देखिए, पोलराइजेशन बढ़ा है ना। तो यहाँ पे ये बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही अमेरिका में जाके, क्योंकि अमेरिका में अब भाई देखो, जो इंडेक्स आ रहे हैं डिफरेंट, जैसे फ्रीडम इंडेक्स में हम नीचे गए हैं, डेमोक्रेसी में भी हम नीचे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बार बार नरेंद्र मोदी से पूछी भी जा रही है, ठीक है। बट इन्होंने ये बात बोली है और ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी और वैल्यू, क्या है डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ पे ये बताते हैं कि ये हमारी सीक्रेट शेयर्ड वैल्यू है। क्यों? इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये चलती चली आ रही है और आज तक और अनंत तक ये चलेगी। डेमोक्रेसी कभी भारत की खतरे में नहीं आ सकती, ठीक है। हालांकि ऑपोजिशन ये कहता है कि ईडी रेड कर रही है, सीबीआई इस समय सेंटर के अंडर है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उनमें ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि हमारा इतिहास एक चीज़ हमको बताता है कि जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी और डिग्निटी को सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही बात है। भारत की डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग है। भारत का जो लोकतंत्र है ना, वो वाकई में लोगों के हिसाब से चलता है। इक्वालिटी है यहाँ पे, आप समझ रहे हो, हर इंसान इक्वल है, लेकिन कागजों पे एक्चुअल में इस समय प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इक्वालिटी कहीं ना कहीं हमको उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती प्रैक्टिकल अगर अप्लाइड की बात करें, लेकिन ये डेमोक्रेसी का एक कोर प्रिंसिपल है और डिग्निटी है, ये तो है ही है। उसके बाद बताया है कि डेमोक्रेसी जो वो स्पिरिट है, डेमोक्रेसी जो वो आइडिया है जो डिबेट एंड डिस्कोर्स को वेलकम करता है। ये बहुत बड़ी बात बनी, ठीक है, सही बात है। डिबेट एंड डिस्कोर्स को ये वेलकम कर रहा है और आपको सवाल पूछना बनता है सरकार से। देखिए, नरेंद्र मोदी की स्पीच बहुत ज़बरदस्त है अमेरिका में, ठीक है। जो इन्होंने बोला है, एड्रेस किया कांग्रेस को, जो जॉइंट सेशन आया, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन इस पे काफ़ी सवाल भी उठाए जा सकते हैं। तो डिबेट और डिस्कोर्स को ये प्रोमोट करता है कि आप सवाल पूछिए। आप लोकतंत्र में हो, सवाल अगर नहीं पूछेंगे आप सरकार से सही सवाल, तो वो तो अपने हिसाब से काम करेगी। और ये वो कल्चर है जो आपको पंख देता है, आपके सोच को पंख देता है, आपकी एक्सप्रेशन को पंख देता है। समझ रहे हो? ये डेमोक्रेसी में हो सकता है। चाइना में आप चाइना के खिलाफ नहीं बोल सकते, भारत में आप राहुल गांधी को भी जमकर गालियां दे सकते हो और नरेंद्र मोदी को भी जमकर गालियां दे सकते हो। होता ही है एक तरीके से, ठीक है। तो भारत ब्लेस्ड है ऐसी वैल्यू से, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त चीज है और इसी की वजह से हम इवॉल्व किए हैं और हमारे अंदर जो डेमोक्रेटिक, हमारे खून में डेमोक्रेसी जो है वो दौड़ रही है और साथ में हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ काम करेंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका ये दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। फिर 75 साल पूरे हो गए, उस पर बात की कि 75 साल हमने पूरे किए और ये बहुत बड़ी जर्नी थी, क्योंकि आज़ादी के 75 साल के बाद, क्योंकि देखिए बहुत समय तक फॉरेन रूल रहा, ठीक है, यहाँ पे, और ये एक सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है बट एक डाइवर्सिटी है। ये जो हमारा संविधान है, आप संविधान को ही देख के समझ सकते हो कि जो 75 साल हमारे पूरे हुए हैं उसमें कितनी ज्यादा हमने वैल्यूज पे काम किया है, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट पे काम किया है और हमारा स्पिरिट क्या रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी की, भाई यहाँ पे 2500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन है। विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि भारत बल्कनाइजेशन हो जाएगा, भारत चल ही नहीं पाएगा, लेकिन शायद वो भूल गया था कि हम सदियों से ही ऐसे हैं, ठीक है। तो
तो फूड है, हर 100 मील पे आपका खाना चेंज होगा, आपकी लैंग्वेज चेंज होगी। तो दुनिया इस समय जानना चाह रही है भारत के बारे में। यस, इंडिया लीड करता था पहले जमाने में और अभी भी इंडिया लीड करेगा। ये बहुत बढ़िया बात की, ये जो इन्होंने डाइवर्सिटी को पिच किया ना, ये जबरदस्त रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो क्यूरियोसिटी है, आज जो अमेरिका के सेनेट के 100 मेंबर्स है, 50 स्टेट हैं, हर एक स्टेट की 2 सीटें फिक्स है। ठीक है, तो 100 मेंबर्स है अमेरिका के सेनेट की। तो जो क्यूरियोसिटी उनमें दिख रही है, एवरीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड कि जो भारत का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि देखिए हम बहुत डाइवर्स हैं और डाइवर्सिटी में डेवलपमेंट मुश्किल होता है सच में, लेकिन हमारा नारा ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कितने भी अलग हो, लेकिन हम एक होकर अपने देश के लिए काम करते हैं। तो हर तरीके से ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार भारत एक कर कैसे पा रहा है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अब यहां पे इन्वेस्टर्स को पिच की गई है, यहां पे इन्वेस्टर्स को एक मैसेज दिया गया कि आओ भारत में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हमारा बहुत बड़ी, देखिए भारत में बहुत बड़ी दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट आता बाहर से, और स्टार्टअप कल्चर भी हम अमेरिका वाले ही फॉलो कर रहे हैं, तभी शुरुआत में सारे स्टार्टअप लॉस में है। भारत की सरकार भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, तब देखिए कोई ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, सब यहीं पे ही रह के ही बढ़िया पैसे कमाएंगे और देश के लिए भी काम करेंगे। तो जब मैं पहली बार अमेरिका आया एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस समय भारत 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और आज हम 5वीं हैं और अभी कुछ ही दिन में हम तीसरी सबसे बड़ी बन जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत ने 15 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। आप समझ रहे हो, 4 करोड़ लोगों को हमने यहां पे क्या कहते हैं घर दिए हैं। तो ये 6 गुना ज्यादा है जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में लगभग 50 करोड़ लोगों को, आधे भारत इसमें आ गए हैं। हमने बैंकिंग सबको दी है, 85 करोड़ के पास स्मार्टफोन है। इंटरनेट यूज जो है वो यूरोप और हर जगह से हमारा सबसे ज्यादा है। भारत में थैंक्स टू जियो जो डेटा है वो सब दुनिया में सबसे सस्ता मिलता है, सबसे ज्यादा सस्ता मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की बात की कि अगर हम भारत की बात करें तो वुमेन जो है वो बेटर फ्यूचर की तरफ लीड कर रही है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अभी आज मैं एक लेक्चर लूंगा कि बस्तर में ट्रांसजेंडर्स को बहुत ही अच्छी पहल है कि जो बस्तर फोर्स है उसमें 9 ट्रांसजेंडर्स को ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है ना, तो भारत में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन एयरलाइन पायलट्स रही है। ठीक है, और इसीलिए ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की, फिर यूथ एंड टेक पे बात की कि यूथ जो है, जो टेक रेवोल्यूशन आया है वो इसको लीड कर रहे हैं। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्होंने स्टार्टअप खोले हैं इस पे। भारत स्टार्टअप में सबसे बड़ा देश है, सबसे तेज़ी से यहाँ पे स्टार्टअप आ रहे हैं। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न जो हैं, $1 बिलियन कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है जो बन चुकी हैं। तो जो यंगर जनरेशन है वो भारत को हब ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, डेटा साइंस हो, मोबाइल पेमेंट्स हो, ऐप्स हो, इसमें भारत जो है वो बाजी मार रहा है। अगर आप भारत आएंगे तो आपको हर कोई फ़ोन यूज़ करता हुआ दिखेगा ही भैया, तभी तो हम अमेरिका के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। सारे अमेरिका के प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों? गूगल पे हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया। चाइना में सब नहीं चलता है। ठीक है, तो हमको कहीं ना कहीं इस पर काम करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर तो बनना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो अभी पिछले साल बात करें तो 100 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हमने दुनिया में की और 46 जो है वो भारत में हुआ। ठीक है, मतलब ये इससे रिलेटेड जो काम है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट। देखो बेटा, मैनिफेस्टो उठाना इस बार, जो इन्वायरमेंट की बात ना करे ना उसको वोट मत देना, सिंपल। इसकी अगर कोई बात ना करे तो वोट मत देना। तुम्हारे घर में तो बहुत गर्मी पड़ी है इस बार, ये इसकी वजह से है, भयानक गर्मी पड़ी है और आगे भी पड़ेगी। अल नीनो वैसे ही आ गया, बैंड बजनी है हमारी। तो इतना समझो कि जो भी सरकार इन्वायरमेंट की बात करे उसको वोट ही नहीं देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो अर्थ है, जो धरती है, वो हमारी मदर है और हम उनके बच्चे हैं। भारत, ये तो सही बात है, इंडियन कल्चर में देखिए हर जगह नेचर को पूजा गया है। अगर आप भगवान को भी देखो तो वो हमारे प्रकृति का ही स्वरूप है। हर एक जानवर, हर एक पेड़ को इज्जत दी जाती है, यहाँ पे उनको भगवान माना जाता है। नदी को भगवान, नदी तो लिविंग, आपको पता ना, वाटर जो है, वाटर एक लिविंग एंटिटी है ना। अब चलिए इस पे हम बात करेंगे, बट वाटर जो है ना वो बहुत रहस्यमय है, इट इज हाईली मिस्टीरियस। स्पिरिचुअलिटी में वाटर का और इनफैक्ट फिलॉसफी में भी पानी का बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है। और पानी आपको जीवन दे, जल ही जीवन है, पानी ही है तभी हम जीवित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नदियां सूखती जा रही हैं, नदियां पॉल्यूट होती जा रही हैं। तो वो इन्वायरमेंट इसको बहुत, क्योंकि देखिए 70 to 80% डिस्ट्रक्शन जो हमारा इन्वायरमेंट का है ना वो अभी 30 साल में हुआ है, जब भयानक कैपिटलिज्म जो है
वो आया, ये चीज़ है। तो भारत इकलौता G20 कंट्री बना जिसने पेरिस कमिटमेंट को मीट किया। हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे कर सकता है। सस्टेनेबिलिटी को एक मास मूवमेंट बनाए। हमारा विजन है प्रो प्लैनेट प्रोग्रेस, हमारा विजन है प्रो प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी, और हमारा विजन है प्रो प्लैनेट पीपल। प्रो प्लैनेट प्रोग्रेस की प्लैनेट को ध्यान में रखते हुए, धरती को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्रेस करते जाएं। ये अच्छा नारा दिया है इन्होंने। धरती को ध्यान में रखते हुए हम लगातार प्रोग्रेस करें, डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें, लेकिन उससे हम ये देखें, ये सुनिश्चित करें कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब ना हो रहा हो। फिर उसके बाद प्रो प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी, कि हम भी बढ़े और प्लैनेट भी बढ़े। अच्छा प्रॉस्पेरिटी जो है 18% हम 23% हमारा फॉरेस्ट कवर हो गया है। फिर उसके बाद प्रो प्लैनेट पीपल, कि लोग जो हैं, लोगों को, अब जैसे दिल्ली में आप देखिए, वहाँ पे हमेशा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 300 से ऊपर ही, 400 से ऊपर ही, या 200 से तो ऊपर रहता है, जो कि बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो लोगों के लिए खतरनाक है। अब मेरी बात सुनिए, ये बात बोलने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस पर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काम इसलिए नहीं हो रहा ना, क्योंकि पब्लिक अवेयर नहीं है। तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। रेडियो पे, अखबारों पे, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी सामने आए, ये सारी बातें बोले, अमेरिका में जाके नहीं, भारत में बोले, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है। पानी खत्म होता जा रहा है, एनवायरनमेंट खत्म होता जा रहा है, और गर्मी बढ़ती जा रही है। उसके बाद फिर दुनिया एक परिवार है, योगा से लेके, मिलेट से लेके, वैक्सीन से लेके, पीस कीपर से लेके, भारत हमेशा शेयर करने को रेडी। अब देखिए, भारत का तो यही है, भारत ज्ञान का देश रहा है, और वही है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हमेशा भारत जो है वो बांट ही रहा है, और हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो डिजास्टर है, ठीक है, ड्यूरिंग डिजास्टर्स जो हम ही रहते हैं सबसे पहले, जो हम बताते हैं। टर्की में आपने देखा, नेपाल में देखा, देख लो, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती तो हम सबसे पहले वहां पे जाते हैं। तो ये चीज है। फिर उसके बाद अमेरिका की प्लेस बताई है यहाँ पे, यूएस प्रेजेंट इंडियाज स्कीम ऑफ थिंग्स। भारत, अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बताया है। अब सेमीकंडक्टर्स, इस पे तो भाई माइक्रॉन जो है वो तो सेमीकंडक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया, 3 बड़े इन्वेस्टमेंट हुए। अभी प्रशांत भवानी सर इस पे लेक्चर बनाएंगे, अमेरिका जो भारत में करेगा। फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अमेरिका के थ्रू आ रहे हैं। तो जब भी हम भारत की अप्रोच की बात करते हैं तो अमेरिका एक बहुत ही स्पेशल प्लेस ऑक्यूपाई करता है, और हमको पता है हमारे रिलेशन बहुत जबरदस्त है, बदल गए हैं दोस्तों। ये भारत के लिए बहुत बढ़िया है। चाइना को काउंटर करना, भी चाइना पे भी बात की, चाइना को काउंटर करना है तो अमेरिका के साथ हमको लेना पड़ेगा। और अमेरिका और भारत के रिलेशन बहुत अच्छा होना, देखिए ये परमानेंट तो है नहीं। यही अमेरिका ने पाकिस्तान को कितने डॉलर्स दिए हैं 1980s में। पाकिस्तान को, आपको पता है ना कि जब तक अयूब खान थे तब तक पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो हमसे ज़्यादा तेज बढ़ रही थी, क्योंकि इतना बाहर से पैसा आ रहा था। लेकिन आज पासा पलट गया है, आज पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। आखिरी उम्मीद है उसके आईएमएफ, अगर पैसा नहीं मिला तो खेल खत्म, बर्बाद, गॉन। लेकिन हम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज आपको समझना चाहिए कि जो छोटे देश होते हैं ना, उनमें ज्यादा, अब जैसे पाकिस्तान एक बहुत छोटा देश है भाई, भारत का ही है, वो भारत से निकला है। तो आप ये समझिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब छोटे देश हैं। तो इनमें जो है वो, ये जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे मैनेजमेंट ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ये भी चीज़ है कि जब 1970s में ग्रोथ रेट बढ़ी पाकिस्तान की, तो उसमें ईस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आज भी बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री नंबर 1 है पूरी दुनिया में। तो वो पूरे रिसोर्सेज इधर वेस्ट पाकिस्तान में जाते थे, ये भी एक बात थी, है ना। तो यही बोला है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अमेरिका का जो साथ है ना वो बहुत बढ़िया है, और ये देखिए ऐतिहासिक चीज़ है ये हमारे लिए। तो डिफेंस और एयर स्पोर्ट्स भारत की बात करें तो लगातार ग्रो कर रही हैं। एरिजोना, जॉर्जिया, अल्बानिया, साउथ कैरोलिना, पेनिसिल्वेनिया, इन सब में एक है। और भारतीय सबसे ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं, हमको ये बताने की जरूरत है। अमेरिकन कंपनीज में मैक्सिमम इंडियंस है। उसके बाद फिर, अच्छा चलो ये हो गया। हाँ, फिर देख लीजिए कि जब अमेरिकन कंपनीज ग्रो करती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भारत में थ्राइव करता है। एप्पल का आ गया स्टोर, भैया लो, एप्पल ने अपनी यहाँ पे फैक्ट्री लगा ली है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ के देखिए, वैसे तो सब लोग भागते थे चाइना, ताइवान, जितने भी अमेरिकन कंपनीज, क्योंकि चीप लेबर है वहाँ पे, सरकार भी सपोर्ट करती है। लेकिन अब भारत भी आ रहे हैं, भारत में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब जो भारत है वो उड़ते हैं तो सिंगल ऑर्डर एयरक्राफ्ट क्रिएट्स जो है वो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो देते हैं अमेरिका में। समझ रहे हो कि भारतीयों की ही वजह से है, इतने भारतीय ट्रैवल करते हैं कि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, ये हिसाब किताब है। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्पीच भारत में ज़्यादा देनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। और मेरी तो भाई देखिए, नरेंद्र मोदी क्या होता है ना कि आपका जो लीडर होता है
वो अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। याद रखिए आप, जैसे मैं नरेंद्र मोदी को एक शानदार लीडर मानता हूं, लेकिन उतना ही मैं बोलता हूं कि वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? पहली बात तो अभी देखिए उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये बहुत बड़ी बात है। उनको सवालों के जवाब देने चाहिए, है ना, और लगातार देने चाहिए, लगातार इंटरव्यूज देने चाहिए, हर 2-3 महीने पर उनको ये करना चाहिए। मुझे पता है नरेंद्र मोदी बहुत बिजी रहते हैं, और ऑन द अदर उनका काम भी। तो एक लीडर जो होता है, याद रखिएगा कि कोई अगर आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो तो हर एक पॉलिटिशियन एक बहुत अच्छा काम भी करता है और एक बुरा काम भी करता है, ठीक है। दूध का धुला कोई नहीं होता है, वो थे पहले के, होते हैं दूध के धुले अगर मंशा हो, लेकिन आज के ज़माने में कहीं ना कहीं वो धूमिल होती जा रही है। तो अमेरिकन फोर मेकर्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, ठीक है, और एक इंटायर इकोसिस्टम जॉब एंड अपॉर्चुनिटी का दोनों ही देशों में बनाया जा रहा है। भारत और अमेरिका साथ में काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई चेन को और ज़्यादा डाइवर्स कर रहे हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे नए सेक्टर्स आ रहे हैं। डिफेंस कॉपरेशन में हम काम कर रहे हैं, जैसे देखिए अमेरिका से ड्रोन खरीद रहा है अभी 30, वो बहुत ही हाईटेक ड्रोन है एक तरीके से, ठीक है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी ने बोला कि देखिए ये एरा ऑफ वॉर नहीं है, जैसा कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, डिप्लोमेसी और डायलॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैठ के ही बात करनी पड़ेगी और सबको बैठ के बात करनी पड़ेगी। वॉर जो है वो यूरोप में आ गया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत जो ग्लोबल साउथ जो हम हैं, हम जो साउथर्न कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो ये समझना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्स के हिसाब से चले, पीसफुल रेजोल्यूशन को देखा जाए। फिर उसके बाद चाइना के बारे में क्या बोला, और बोला कि देखो बेटा जो डार्क काले बादल आ गए हैं, तैयार रहना होगा हम सबको, क्योंकि यही काले बादल अपनी काली परछाई इंडो पैसिफिक ओशन में जो है वो दे रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें क्वाड का मेंबर है अमेरिका। अब यहां पे साफ साफ बोला है, जो अभी बाइडेन की वजह से बार बार क्वाड की मीटिंग, वो डेट सीलिंग में अपना बिजी थे कि भैया उसको रेस करो, उसको रेस करो, लेकिन यहां पे क्वाड की मीटिंग लगातार शिफ्ट होती गई। तो ये डायरेक्ट बोला है अमेरिका को, भैया आ जाओ वरना चाइना बाजी मार ले जाएगा। ये चीज है। तो हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक इसके विजन को शेयर करते हैं। ये वो रीजन है जहां पे छोटे बड़े बहुत सारे नेशन जो हैं वो अभी तो फ्री हैं, फियरलेस हैं, लेकिन अगर चाइना रहा, अगर ऐसे ही चाइना चलता रहा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है वो खड़ी हो जाएंगी। तो ये बात यहाँ पे चाइना को लेके बोली है। फिर टेररिज्म, पाकिस्तान को सीधा सीधा निशाना यहाँ पे कि कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि टेररिज्म से हमको डील करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान को, उसको रोकना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो आतंकियों को संरक्षण देता है, बहुत ज़रूरी है उनको रोका जाए। 26/11 की यहाँ पे बात की। ये जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, ये बड़ी ही डेंजरस है और टेररिज्म ह्यूमैनिटी के लिए एक दुश्मन है और हम सबको आगे आना पड़ेगा ताकि हम इनसे निपट पाए। फिर उसके बाद इंडिया और यूएस साथ में चलो भैया, हाथ में सबका साथ सबका विकास। तो यहां पे बोला कि ये जो विजिट है ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है और हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि डेमोक्रेसी बेटर होती जाए और डेमोक्रेसी डिलीवर करती जाए। साथ ही साथ हर प्रधानमंत्री और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस रिलेशनशिप को आगे लेके गया है और हम यूनाइटेड है कॉमन विजन से, कॉमन डेस्टिनी से। हम डेमोक्रेसी और हमारा विजन भी कॉमन ही है एक तरीके से। तो हमारा अगर पार्टनरशिप बढ़िया होगी, साइंस फ्लरिश होगा, इनोवेशन, नॉलेज, ह्यूमैनिटी, तो सब बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो नरेंद्र मोदी ने बोली हैं। जो कहा वो मैंने आपको सब बता दिया। साथ ही साथ प्राइवेट डिनर भी होस्ट किया, तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया किया। जो बाइडन और उनकी जो जिल बाइडन, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया उनकी वाइफ का। एक और का सामने आई अभी तस्वीर कि शहबाज शरीफ जो है भैया वो छाता लेके जा रहे थे, बारिश हो रही थी, तो उनके बगल में एक लेडी थी, ठीक है, स्टेट विजिट पे वो भी थे। तो अब क्या हुआ कि वो छाता लेके से चलते चले गए, लेडी पीछे छूट गई, बारिश हो रही है। तो वही बड़ी जम के उनकी वो हो रही है कि भैया थोड़ा तो इतनी तो कदर कर लो कि एक औरत बारिश में भीग रही है, उसको छाता दे तो तुम ना लो, लेकिन नहीं, चलते चले जा रहे हो। शहबाज शरीफ थोड़ा कुछ अजीब लगते हैं मुझे, वैसे भी उनकी हरकतें कुछ सही नहीं है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमारा शानदार कोर्स है, इसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।